अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करें होंगे अपने दिन को अच्छे तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 32, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। असफी कशफ को लेकर घर लौटा तो मीनू असफी की ही मुंतजिर थी, क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी कि जाने वहाँ क्या बात हुई होगी। असफी ने कशफ को उसके रूम में छोड़ा और किचन की तरफ आ गया। असफी, कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, खाना लगा दूँ? मीनू उसके पीछे किचन में ही चली आई थी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरा इंतज़ार मत करें और खाना खा लें। आपने दिन को भी नहीं खाया था। असफी ने ट्रे में सालन का बाउल और प्लेट में चपाती और साथ पानी का गिलास रखते हुए मीनू से कहा। फिर ये ट्रे में खाना किसके लिए है? मीनू ने फिर से सवाल दागा, क्योंकि वो चाहती थी कि असफी उससे खुलकर बात करे, ताकि उसे अंदाज़ा हो सके कि कहीं वो उससे नाराज़ तो नहीं। ये कशफ के लिए लेकर जा रहा हूँ, असफी ने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। मुझे बताए ना, मैं ले जाती हूँ कशफ के लिए खाना। मीनू ने आगे बढ़कर ट्रे पकड़ना चाहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं खुद कर लूँगा। असफी के लहजे में आज पहली बार ऐसी अजनबियत दर आई थी, और वो ट्रे उठाए हुए मीनू की साइड से निकलकर कशफ के कमरे की तरफ आ गया, जबकि मीनू इस कार्रवाई और उसका खिंचा खिंचा सा रवैया देख कर रह गई। वो जान गई थी कि वहाँ ज़रूर कोई बात हुई है, क्योंकि अब दिल का ये आलम था कि छोटी छोटी बातें भी दिल पर लगने लगी थीं। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसे डर था कि कुछ पूछने और फिर असफी के कोई ऐसा जवाब देने पर जो खिलाफ तवक्को हुआ तो वो खुल के रोने ही ना लगे। जब ही खामोशी से खाने का इरादा तर्क किए अपने कमरे की तरफ आ गई थी। खाना खा लो कशफ, असफी ने बेड पर उसके सामने ट्रे रखते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है भाई, और आपने क्यों जहमत की? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूँगी। कशफ ने असफी के चेहरे पर निगाह की, जो शायद उससे कुछ कहना चाहता था। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया। अब तुमने अपने भाई को सब बता दिया है ना, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख लूँगा सब। खाना खाओ शाबाश, और सुकून से सो जाओ। असफी अब उसके मुकाबिल ही बैठ चुका था और इसान भरे लहजे में बोलते हुए कशफ का खोया हुआ एतमाद बहाल करना चाहा उसने। असफी भाई, आपसे एक बात पूछूं? कशफ ने बात के दौरान पहली बार नज़र चुराई, या शायद वो अल्फाज को तरतीब देने में लगी हुई थी। ज़रूर पूछो। असफी अब उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं कि मैंने पहले ये बात सबको क्यों नहीं बताई और क्यों सबसे छुपाई? लेकिन मेरा कसूर नहीं है। मैंने तो पहले और ना ही आज उनके साथ अपनी मर्ज़ी से गई, क्योंकि वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ ले गए थे। बात के अख्तिताम पर कशफ ने नम आँखों से असफी को देखा कि जाने अब वो क्या कहेगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हाँ, ये शिकवा ज़रूर है कि तुम्हें पहले ही सच बता देना चाहिए था, क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था। हाँ, तब ये बात छुपाई थी तो यकीनन कोई ना कोई बात होगी, इसलिए मैं खामोश था। खैर, बस अब इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम करो, मैं देख लूँगा। असफी ट्रे को उठाए हुए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि कशफ चंद ही लम्हे खाने के बाद मज़ीद खाने से इनकार कर चुकी थी। अचानक से ही उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी थी, जब वह असफी के उठते ही फ़ौरन वहाँ से उठी और वॉशरूम की तरफ दौड़ी। असफी ने नासमझी से उसे कमरे से बाहर की जानिब दौड़ते देखा, तो खाने की ट्रे किचन में रखकर जैसे ही बाहर निकला तो उसे मुंह में टिंकी आवाज़ें आ रही थीं। उसे अब फिक्र होने लगी थी। मीनू भी कशफ की आवाज़ें सुनती बाहर आ गई थी, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। क्या हुआ कशफ, तुम ठीक हो ना? मीनू को असफी की बात से दुख तो पहुंचा था, लेकिन अब उसे कशफ की फिक्र भी हो रही थी। कुछ नहीं हुआ मीनू भाभी, मैं ठीक हूँ, कशफ ने टॉवल से चेहरा खुश करते हुए कहा। चलो, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। असफी के इस नए जारी करदा हुक्म पर वह आवाज़ बाख्ता हुई कि अब उन्हें क्या बताए। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, आप आराम करें। उसे डॉक्टर ने बताया था कि ऐसी कंडीशन में ये सब नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। कशफ, जिद नहीं करो और चलो मेरे साथ। असफी ने अब के कदरे सख्त लहजे का इस्तेमाल किया था।
असफी, आप कमरे में जाइए, मैं देखती हूँ। ये मीनू थी जो कश्यप की उड़ी हुई नंगत देखकर समझ गई थी कि वो कुछ छुपा रही है। कश्यप, क्या बात है, तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो? मीनू ने उसका बाजू थामे हुए नरम लहजे में सवाल किया। मीनू भाभी, ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, मुझे डॉक्टर ने बताया था। असफी के जाते ही कश्यप ने नब्बे तुले अंदाज में मीनू को बताया और शिकस्त खोरदा सांस लेती अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गई, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब मीनू की वजह से ही हुआ है। ना वो उल्टी सीधी बातें अपने भाई से करती और ना कश्यप की जिंदगी में आग लगती। जबकि मीनू के चेहरे पर ये बात सुनकर खुशी के रंग तो उतरे थे कि वो फुप्पो बनने वाली है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे असफी और कश्यप के कुछ खिंचे खिंचे से रवैये के बारे में सोचकर फिक्रमंद भी होने लगी थी। वो इन्हीं सोचों के साथ कि जाने उन दोनों बहन भाइयों के दिल में क्या बात है, अपने कमरे की तरफ आ गई। क्या कहा कश्यप ने? असफी ने उसके आते ही सवाल किया। शी इज़ प्रेग्नेंट, इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। मीनू ने दिल में खौफ बिठाए हुए उसे जवाब दिया। क्या? ये बात सुनकर असफी का गुस्सा तो मजीद बढ़ गया था। असफी, क्या बात है? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मीनू से रहा ना गया तो आखिर उसने भी पूछ ही लिया। क्यों? आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है? पल में ही असफी के तेवर उसके साथ बदल गए थे। हाँ, अब पड़ता है, जभी तो पूछ रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या बात है? मीनू ने चेहरे पर फिक्र की परछाइयाँ लिए हुए उसे देखा। हमारी शादी के बाद मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप मेरे साथ जैसे भी पेश आएं, अपनी इंतकामी कार्रवाइयों को मेरे तक महदूद रखिएगा, लेकिन मेरी फैमिली को कोई गज़न नहीं पहुंचाइएगा, उन्हें अच्छे से ही ट्रीट कीजिएगा। कहा था या नहीं? असफी ने गुस्से के आलम में माजी के हवाले से उससे सवाल किया था। जी, कहा था, लेकिन हुआ क्या है? मीनू ने उसकी बात की तायीद के साथ नासमझी से उसे देखा कि वो अब ये बात उससे क्यों पूछ रहा था। तो फिर ये कि आपने मेरे मुतालिक जो मनगढ़ंत कहानियां बालाज को सुनाई थी, ये सब उसी का नतीजा है। बालाज ने उस बात का बदला लेने के लिए कश्यप को किडनैप करके उससे ज़बरदस्ती शादी की थी। मैंने आज तक आपके साथ क्या बुरा किया है मीनू? आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हाँ, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी तो आपके नज़दीक यही होगी कि मैं दूसरे मर्दों की तरह एक औरत पर बेजा मर्दानगी नहीं झाड़ता फिरता, बल्कि मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ आपके साथ, जिसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठाती गई। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, अगर मैं आपको टीज़ करता, भले फिर आप पूरी दुनिया को बताती मीनू, लेकिन आपने तो मुझसे इस कदर नफ़रत पाल ली थी कि मेरी मोहब्बत और आपकी नफ़रत का खुमियाजा मेरी बहन को भुगतना पड़ रहा है। असफी ने ताज्जुब से उसे देखा, वो जो अब तक उसकी हर गलती को माफ़ करता आया था, लेकिन आज कश्यप को तकलीफ़ में देखकर उसे शदीद रंज पहुंचा था कि उसकी वजह से इसकी बहन को तकलीफ़ दी गई। मीनू के पास आज उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अब तो उसे अपनी गलतियों पर लफ्ज़ सॉरी भी छोटा लगने लगा था। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी जब असफी ने बेड से तकिया उठाया और सोफे पर आकर लेट गया। वो बस खामोशी से उसे देखकर रह गई, जो एक नई जिंदगी उसके साथ गुजारने की ख्वाह थी, लेकिन भूल गई थी कि नए सपने सजाने से पहले गुज़िश्ता ख्वाबों की ताबीर को भी भुगतना पड़ता है। किसी की ज़िंदगी को तारीक करके और किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम के बाद माफ़ियाँ यूं ही नहीं मिल जाती। उसके लिए इंसान को मकाफ़ात अमल के कठिन मरहले से गुजरना पड़ता है। अगले रोज़ ही साइम की बहन असफी से मिलने आई थी। मुझे आपकी मदद चाहिए। अपने भाई के खून को लेकर मेरे दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हुई थी और शायद मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन आपका उस रोज़ ये बात कहना कि जैसे मैं साइम की बहन हूँ वैसे ही आपकी भी हूँ, और साइम का आपको अपना खून माफ़ करना मेरे अंदर की नफ़रत में कमी का बाइस बना। मेरा इस भरी दुनिया में कोई नहीं है, जो रिश्तेदार हैं उन सब की जायदाद पर नज़र है। मेरी गुमशुदगी के बारे में मेरे बहुत से रिश्तेदार जानते हैं, इसलिए उनमें से कोई भी मुझे अपनाना नहीं चाहता, लेकिन सभी जायदाद हथियाने के चक्कर में हैं, खासकर मेरे चाचू और उनका बेटा। चाचू सिर्फ जायदाद के लिए अपने बेटे की शादी मुझसे करना चाहते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या आप उन लोगों से मुझे छुटकारा दिलवा सकते हैं?
उसने अपने आने का मकसद बयान किया तो असफी ने भी मदद की हामी भर ली कि कसूरवार उसका भाई साइम था, वो तो नहीं थी। और वो अकेली औरत थी, अब उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए एक भाई की हैसियत से उसने उसके लिए इस एक लम्हे में ही बहुत कुछ सोच लिया था। जाने से कभी सजल ने मीनू से साइम की तरफ से माफ़ी भी मांगी। जवाबन मीनू खामोश रही तो वो उदास सी वापस पलट गई। आज कश्यप भी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, अपने कमरे में ही बंद थी, जबकि दूसरी तरफ बालाज की तो कल उनकी जाते ही तबीयत बिगड़ गई थी। साबिर चाचा ही उसे ड्राइवर के हमरा उसके डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बताया कि पैनिक अटैक की वजह से ऐसा हुआ है। कोशिश करें कि उनके इर्द गिर्द का माहौल साजगार रहे और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें और हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें। डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन भी तब्दील कर दी थी। वो भी आज सुबह से अपने कमरे में ही पड़ा था, ऑफिस के लिए भी नहीं गया था। अलबत्ता साबिर चाचा गाहे बगाहे उसके पास चले आते और अपनी बातों से उसका दिल बहलाने की कोशिश करते और हौसला बढ़ाते रहे कि कुछ भी नहीं होगा, देखिएगा कश्यप बिटिया आपके पास वापस लौट आएगी। और उसके पास भी उम्मीद का दामन थामने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने गलती की थी, सो अब सजा तो भुगतनी ही थी। असफी आरके के फोन पर उसके अड्डे पर चला आया था। उम्मीद है तुम बहुत हद तक हमारे बारे में जान गए होगे, फिर भी तुम्हारे जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। वो दोनों रूबरू कुर्सियों पर दराज थे। दरमियान में एक दरमियाने साइज का टेबल रखा हुआ था जिस पर बेयर और 2 ग्लास पड़े थे और साथ ही दोनों के रिवॉल्वर और असफी की बाइक की चाबी थी। असफी का ग्लास खाली था, जबकि आर के सामने पड़ी बोतल से बेयर उंडेलने के बाद बात के दौरान ग्लास हाथ में थाम चुका था। नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं करना, ना मुझे तुम लोगों के बारे में जानने का कोई इश्तियाक है। हाँ, इतना ज़रूर जानना चाहूँगा कि मेरा इंतखाब ही क्यों? तुम्हें अपने गैंग में शामिल करने के लिए और कई लोग मिल जाते, फिर मैं ही क्यों? आरके की बियर की पेशकश को ठुकराते हुए एसपी ने टांग पर टांग चढ़ाते हुए सवाल किया, जो उस वक्त ब्लैक जीन्स पर ऑफ वाइट शर्ट पे ब्लैक जैकेट पहने हुए था और सामने बैठा शख्स ग्रे 3 पीस सूट में मलबूस था, जैसे किसी कंपनी का सीईओ हो। वो ज़्यादातर ऐसे हुलिये में ही रहता था। कमरे के बाहर आज भी उसके लोग कार्ड खेलने में मसरूफ़ थे और साथ ही साथ सिगरेट सुलगा के बैठे थे। चलो, तुम्हें अपनी मुख्तसर कहानी सुनाता हूँ, यूँ मेरा तारुफ भी हो जाएगा और आज के बाद तुम्हें भी अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करोगे। उसने सामने मेज़ पर पड़े डॉक्यूमेंट्स को हाथ की मदद से असफी की तरफ सरकाया। क्या मतलब? क्या है इसमें? असफी ने उन्हें पढ़ने की बजाय आर के से सवाल किया। इसमें कुछ शकें दर्ज हैं। इसमें कुछ शिकें दर्ज हैं, जैसे कि तुम हमारी गैंग में शामिल होने के बाद ये काम नहीं छोड़ सकते, ना ही किसी और गैंग में जाओगे, ना हमारी इंफॉर्मेशन लीक करोगे, ना ही हमें धोखा दोगे। बाकी तुम खुद पढ़ लो। अगर तुम इनसे मुनहरिफ हुए तो तुम समेत तुम्हारी फैमिली को भी इसकी अबरतनाक सज़ा झेलनी होगी। उसने असफी के सामने मेज़ पर पैन उछालते हुए कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा भी तो फिर मैं इस दस्तावेज और उस पर लिखी हुई एक सतह को भी याद नहीं रखूँगा। और दूसरी बात, जो काम मेरे माया का नहीं होगा तुम उसके लिए मुझे मजबूर नहीं करोगे। मैं अपनी मर्जी से काम करने का आदी हूँ। असफी ने भी अपनी बातें उसके सामने रखने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दिए थे। चलो फिर तुम्हें अपने बारे में सब बताता हूँ, क्योंकि अब तुम हम में से ही हो। इब्राहिम खान, मेरे बड़े भाई, यहाँ के अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्हें लोग उनके असल नाम की बजाय के नाम से ही जानते थे। जब ही उस रोज़ अदालत में वकील तुम्हारे असल नाम, जिसका उसे पता था, असफंद कमाल के नाम से पुकार रहा था, क्योंकि उसे लगा होगा कि असफंद कमाल यानी AK, और फिर मीडिया वाले तो तुम्हें AK के नाम से ही पुकार रहे थे, क्योंकि इब्राहिम खान मख्फी था। लेकिन AK को कौन नहीं जानता। खैर, वो उम्र में तो मुझसे चंद साल बड़े थे, लेकिन हूबहू तुम्हारे जैसे थे। देखने में मुझसे छोटे लगते थे। उन्होंने अपना एक गैंग बनाया और फिर उसमें मैं भी शामिल हो गया। हमारा काम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रेबिंग और औरतों और बच्चों को स्मगल करना है। यहाँ से औरतों और बच्चों को किडनैप करके
دوسرے ملک میں اسمگل کرتے ہیں، اور ہماری گینگ کے ہی کچھ لوگ ڈارک ویب پہ بھی کام کرتے ہیں، جہاں ہم ان اغوا کیے گئے بچوں اور خواتین میں سے چند ایک کو ریڈ روم میں لے جا کر پیسے کے لیے ان کو لوگوں کی خواہش پر ٹیز کرتے ہیں۔ لائیو اسٹریمنگ میں لوگوں کی ڈیمانڈ پر ان کا ریپ یا مرڈر کرتے ہیں۔ وہیں ہم ڈرگز سپلائی بھی کرتے ہیں اور پانی کے راستے بھی اسمگلنگ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کام ہم مخفی طور پر کرتے ہیں۔ ظاہراً میں ایک بزنس مین ہوں جس کی اپنی فیکٹریاں ہیں جہاں دھاگا بنایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی ہمارے کاموں کی لسٹ جو ہم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ ہم نے تمہارا انتخاب ہی کیوں کیا، کوئی اور کیوں نہیں؟ کیونکہ تم میرے بھائی کی کاربن کاپی ہو۔ اب جو تمہارا حلیہ بدلا ہے، تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم اسفن کمال ہو۔ جنہوں نے بھی ابراہیم خان کو دیکھا تھا وہ یہی سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ایک ہی کھڑا ہے، اس لیے تمہارا ہی انتخاب کیا گیا۔ کیونکہ میں اپنے دھندے کو ڈبونا نہیں چاہتا تھا۔ ابراہیم خان ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور ان کی موت ہو گئی، لیکن میں نے یہ خبر اب تک سب سے چھپا کر رکھی، اور میں سوچا تھا کہ یہ خبر بہت جلد منظر عام پر آ ہی جائے گی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ زیادہ تر آؤٹ آف کنٹری رہے، میں یہاں ان کا رائٹ ہینڈ بن کر سارے کاموں کو بخوبی انجام دیتا رہا۔ وہ ایک ملک میں کبھی بھی نہیں ٹکے، کچھ عرصہ یہاں کچھ عرصہ وہاں، اور وہیں سے ہم پہ نظر رکھے ہوئے تھے، ہمیں آپریٹ کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہمارا دھندا جم گیا، بھائی کا نام اور خوف لوگوں کے دلوں پر دھاگ بٹھا گیا۔ بہت سے کیسز چلائے گئے، لیکن سب فائلوں میں ہی دم توڑ گئے۔ ہماری گینگ کے لوگ صبح تھانے میں ہیں تو رات تک پھر باہر۔ بس یہی ہماری کہانی ہے، اور تمہیں سب کچھ اتنا کلیئر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب تمہیں اسفن نہیں بلکہ ابراہیم خان بن کر زندگی گزارنی ہے اور ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس گھر کو چھوڑ دو، اپنے بنگلے پر شفٹ ہو جاؤ، جہاں گارڈز کے ساتھ ساتھ ہر سہولت میسر ہے۔ ویسے بھی تم نے خود کو ایک ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کے بعد یوں سر عام گھومنا پھرنا کوئی ایجنسی بھی تمہیں اپنی کسٹڈی میں لے سکتی ہے، یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ سو میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤ یا خود کو انڈر کور کر لو۔ باقی ہم رابطے میں رہیں گے۔ جلدی مجھے فیصلہ لے کر بتاؤ کہ کہاں جانا چاہتے ہو تاکہ میں بندوبست کر سکوں۔ آر کے نے اسے الف سے یہ تک ساری رام کہانی سنا ڈالی۔ اسفی بھی خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتا گیا۔ پہلی بات کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اپنے ملک میں ہی رہوں گا۔ ہاں، بہت جلد بنگلے میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ دوسری بات، جب بھی مجھے کوئی کام کہو گے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میں عورتوں اور بچوں پر تشدد کا قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی ایسا کوئی کام کروں گا۔ چلتا ہوں اب۔ اسفی اپنی بات کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی اس بات پر آر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ ابراہیم خان کو عورتوں کے ساتھ وقت گزاری اور انہیں ٹیز کرنا دونوں کام ہی پسند تھے، اور یہاں اسفن کمال الگ ہی شخصیت کا مالک تھا، متضاد شخصیت کا مالک۔ امپریسو، لیکن دیکھتا ہوں کب تک بھاگتے ہو۔ یہ عورت نامی بلا تو مقناطیسی کشش سے بھی پاورفل آئٹم ہے، جو کب آپ کو کھینچ کے خود سے قریب کر لے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تمہاری بیوی تو ویسے بھی تمہیں چیٹ کر چکی ہے، سو تم بھی باہر کی ہوا کھانے ضرور نکلو گے۔ آر کے نے خالی گلاس کو لبوں سے جدا کرتے ہوئے سوچا تھا۔ شام تک وہ سب لوگ بھی شادی سے واپس لوٹ آئے تھے۔ ناہید ساتھ مٹھائی بھی لائی تھیں جو شام کی چائے کے ساتھ سب کو پیش کی گئی، اور انہوں نے شام کی چائے کے پہ ایک نیا انکشاف کیا کہ وہ نینا کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ طے کر چکی ہیں، اور اسی ہفتے وہ باقاعدہ رشتے کے لیے گھر آئیں گی۔ پھر ہم نینا کی شادی کی تاریخ طے کر دیں گے۔ سبھی یہ بات سن کر خوش ہوئے تھے اور نینا کے اچھے نصیب کی دعائیں کی جا رہی تھیں، لیکن ایک نینا تھی جو یہ بات سن کر اداس ہو گئی تھی اور اپنا کپ لیے خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ یہ بات کسی نے محسوس نہیں کی تھی سوائے اسفی اور مینو کے۔ میں نے بھی اسد کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ والدین اور بھائی انتقال کر چکے ہیں، وہ اب اس دنیا میں اکیلی ہے۔ لڑکی اچھی ہے اور اچھا خاصا بزنس بھی ہے جو اسد کا اور سجل کا ہی ہوگا۔ اسفی کا اشارہ سائم کی بہن سجل درانی کی طرف تھا، اور بزنس والی بات اس نے ناہید مومانی کے لیے کی تھی۔ ارے واہ اسفی، یہ تو تم نے بڑا اچھا کام کیا، کل ہی لڑکی دیکھنے چلتے ہیں۔ مومانی کے دل کو تو اس کی آخری بات بہت بھائی تھی۔
ماما میں آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں، آرام سے تسلی سے سنیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کشف کو کس نے اغوا کروایا تھا؟ اسفی رات کے کھانے کے بعد آبدہ کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ کشف کے معاملے پر آبدہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا اس نے بتایا تو تھا کہ اسے غلط فہمی میں اغوا کیا گیا تھا۔ آبدہ نے کشف کی بات دہرائی۔ انہیں لگا اسفی بھول گیا ہے۔ نہیں، وہ سب جھوٹ تھا۔ اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا بھانجا بالات شہاب تھا۔ اسفی نے حقیقت بیان کی تو آبدہ کے سر پر تو جیسے بم پھٹا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں حیرت زدہ سی بیٹے کو تکے جا رہی تھی۔ کشف نے خود بتایا ہے مجھے، کل وہ اسے یونیورسٹی سے واپسی پر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جب کشف نہیں لوٹی تو میں اس کے بنگلے پر پہنچا تو وہاں یہ سارے حقائق کھلے۔ دل تو کر رہا تھا وہیں کھڑے کھڑے اس کی جان لے لوں، پھر آپ کی وجہ سے برداشت کر گیا۔ اسفی نے والدہ کی بے یقینی کو بھاپتے ہوئے توضیح پیش کی۔ مجھے بالات سے اس حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ آج بھائی صاحب زندہ ہوتے تو ان سے بات کرتی، لیکن اب اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے نکاح کیا تھا اور پھر ہفتہ بھر کشف کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب اس مسئلے کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں کہ کشف کو جلد از جلد رخصت کر دیا جائے، کہیں کوئی نئی خبر پھر سے ہماری بدنامی کا باعث نہ بنے۔ آبدہ نے ڈھکے چھپے انداز میں بیٹے کے سامنے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ آپ کو جس بات کا ڈر ہے وہ ہو چکا ہے، اب خود سوچ لیں کیا کرنا ہے، لیکن میں اب اس شخص کے ساتھ کشف کو بالکل رخصت نہیں کروں گا۔ اسفی یہ بات کرتے ہوئے سوچ سوچ کر غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا، جبکہ آبدہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جذباتی نہیں بنو اسفی، ایسی صورت میں کون اسے قبول کرے گا؟ ہمیں جلد از جلد اس کی رخصتی کرنی ہوگی، ورنہ ناہید بھابھی اور لوگوں کے لیے وہ گزشتہ بات ایک بار پھر سے تازہ ہو جائے گی اور ہر کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھائے گا۔ آبدہ نے بے بسی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو بھی ہو ماں، وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، پھر آپ کیسے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے زبردستی اسے اس جہنم میں جھونک سکتی ہیں؟ اسفی بہن کے حق میں موقع احتجاج تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی اور ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور اس میں آنے والے ٹویسٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔